dear student, welcome to the CBSE class 11 chemistry atomic structure, and this lecture is brought to you by reaction tube by Shongomitra Chakravarti। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सीरीज का पहला लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो है व्हाट इज एटम। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज हम एटम के बारे में और एटम के स्ट्रक्चर उसकी पूरी डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले जरूर से चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो एटम के बारे में सबसे पहले बोलने वाले कौन थे? सबसे पहले बोलने वाले साइंस वर्ल्ड में जो पहले साइंटिस्ट थे वो है जॉन डाल्टन जी। उन्होंने कहा था एटम कैसा होता है, ऐसा गोल गोल होता है। साथ ही साथ इसी के बेसिस पे उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी थी जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स पोस्टुलेट। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डाल्टन पोस्टुलेट क्या था, क्योंकि एटम के बारे में सबसे पहली बार जो कि एक साइंटिफिक में बोला गया जो बातें हैं वो जॉन डाल्टन जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा जितने भी मैटर हैं उसका जो सबसे छोटा हिस्सा जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एटम। और उन्होंने कहा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन शेप एंड मास। अगर हमने एटम लिया किसका, कार्बन का, तो कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उन सब में शेप, मास या जितने भी एस्पेक्ट्स पॉसिबल है सब बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। और अलग एटम, जैसे कि अगर मैंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया तो ऑक्सीजन का एटम और कार्बन का एटम एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। न तो एटम को हम बना सकते हैं ना ही उसे बर्बाद कर सकते हैं। Atoms of different element may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compound। Atoms अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन करते हैं, कैसे, एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में, राइट। चौथा उन्होंने कहा था एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। देखिए आपको याद आ रही होगी फर्स्ट चैप्टर में हमने फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिस्ट्री का पढ़ा था। तो ये आपका आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये तीनों लॉज जो फंडामेंटल लॉज है ये डाल्टन के पोस्टुलेट से ही डिराइव किया गया है। और लास्ट में उन्होंने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कौन होता है, एटम होता है। तो काफी अच्छा पोस्टुलेट था, कई सालों तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। फिर आए कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने डाल्टन जी को चैलेंज किया और उनकी कमियां हमको बताई। तो अभी देखते हैं डाल्टन जी के पोस्टुलेट की कमियां क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो लॉ में कमियां क्या थी? सबसे पहले कमी, द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज प्रूव्ड रॉन्ग। डाल्टन जी ने क्या कहा था, एटम के अंदर कुछ नहीं होता है, एटम वाज द लास्ट थिंग जिससे मैटर बनता है। लेकिन आज के डे में हमें क्या पता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। तो भाई आइसोटोप कैसे होता है, क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है, क्लोरीन का दो आइसोटोप होता है विद मास नंबर ऑफ 35 एंड 37, जबकि उनका एटॉमिक नंबर तो 17 ही रहता है। तो फिर एक ही एलिमेंट के दो एटम अलग अलग मास के हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो गलत हो गए। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो फिर आइसोबार कहाँ से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर यही बात हम मान के चलेंगे। आर्गन का और कैल्शियम का मास एक ही होता है, दोनों अलग एलिमेंट है फिर भी उनका मास सेम है, तो ये भी बात उनकी गलत हो गई। और फिर उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो हो जरूरी नहीं है, जैसे कि शुगर का फॉर्मूला आप अगर इसको 11 से डिवाइड करें तो देखिएगा ये दोनों तो डिवाइड हो जाएंगे, होल नंबर देंगे, लेकिन कार्बन डेसिमल में आएगा।
तो जरूरी नहीं हर वक्त एलिमेंट सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करते हुए ही कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाए। And the last is theory failed to explain the existence of allotropes. Allotropes मतलब क्या है? एक ही एलिमेंट के एग्जिस्टेंस इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि कार्बन के allotropes डायमंड, ग्रेफाइट, इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैडम, तो क्या जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में सारी बातें गलत ही बताई थी हमें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारी लॉज गलत थी। देखिए, अभी मैंने प्रीवियस में क्या कहा था, जो लॉज ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ जो केमिस्ट्री है वो कहाँ से आए? वो डाल्टन के पोस्टुलेट से ही आए। सारी उनकी बातें गलत नहीं थी। तो चलिए, डाल्टन जी की बातें हमने समझ ली। अब हमें क्या देखना है कि भाई किस तरीके से शुरुआत हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी। ये तो हमें पता चल गया, हमारा एटम आज के डेट में ऐसा होता है। इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो इनकी डिस्कवरी को हम एक एक करके देखेंगे, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, उसके पीछे उनका मोटिवेशन क्या था, तो उसको अब हम समझते हैं। तो क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल से पहले उसको भी देख लेते हैं। कोई भी एटम के अंदर मेनली आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में जो पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये जो रेड वाला, जो व्हाइट वाले रिंग्स में आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें देखना है किस किस के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। इनका डिस्कवरी कैसे हुआ, किसने किया, और इससे हमें क्या क्या आगे हेल्प मिला आगे की डिस्कवरीज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहली डिस्कवरी जो हुई थी इलेक्ट्रॉन की, बाय जे थॉमसन बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने का आइडिया कहाँ से मिला? तो फिर मैं आपको आज एक कहानी सुनाती हूँ। जे थॉमसन जी को कैसे प्रेरणा मिली कि वो ये एक्सपेरिमेंट करे। पहले मैं आपको उनकी प्रेरणा बताती हूँ, फिर उनके एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। लाइटनिंग से काफी इंस्पायर्ड थे, आसमान में जो बिजली कड़कती है उसको लेके काफी इंस्पायर्ड थे, तो बिजली को वो पैदा करना चाहते थे। बाय द टाइम बैटरी से तो बिजली पैदा करने में कामयाब थे ही मिस्टर फैराडे। आपने माइकल फैराडे का नाम सुना होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो माइकल फैराडे ने तो बैटरी क्रिएट कर दी थी जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही थी, बट वो लाइटनिंग जिस तरीके से बिजली पैदा कर रही थी उसमें वो बड़े क्यूरियस थे। उसकी जो कंडीशंस थी, जो लाइटनिंग थंडरिंग होती थी, वो एटमॉस्फेयर के काफी ऊपरी लेवल पे होती थी। और ऊपरी लेवल पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के गैसेस का वेट कम होता है, प्रेशर कम होता है। एज यू नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जितना नीचे आते हैं उतना बढ़ता है, इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। इसलिए पहाड़ों में जब चढ़ता है कोई, माउंटेनियरिंग करता है, तो कभी कभी उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, किंतु ऊपर जैसे जैसे जाते हैं जो भारी गैसेस होते हैं उनकी प्रेशर कम होने लगती है, राइट। तो ऊपर लाइटनिंग हो रहा है, तो ऐसे एनवायरमेंट में लाइटनिंग हो रहा है जहाँ पे प्रेशर काफी कम है। दूसरी चीज क्या थी, वहां पे ऐसे गैसेस हैं जो लाइटनिंग के बावजूद भी उतने रिएक्टिव नहीं है। लाइटनिंग में क्या होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी जहां होता है वहां केमिकल रिएक्शन होना तो स्वाभाविक है, बट वहां पे होता नहीं है। इसका मतलब वहां पे जो गैसेस है वो इनर्ट टाइप के हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब वो इसी चीजों को दिमाग में रखते हुए लैब में एक एनवायरमेंट क्रिएट करने चले। तो देखिए इस एनवायरमेंट को उन्होंने कैसे क्रिएट किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये व्हाइट वाले क्या है, पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया, ठीक है। अब ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, अंदर में से जितने भी गैसेस है उसको निकालेगा और अंदर के प्रेशर को लो कर देगा। देखिए कितना लो है, 10⁻⁻² टू 10⁻³ मिलीमीटर, काफी लो कर दिया। अब इसमें दो उन्होंने मेटल स्ट्रिप लगाया, एक को कैथोड एक को एनोड बनाया, और इसको बैटरी से जोड़ दिया। और जो बैटरी से जो उन्होंने करंट सप्लाई की, काफी हाई वोल्टेज सप्लाई की, ठीक है। अब जैसे ही हाई वोल्टेज उन्होंने सप्लाई की, तो देखिए क्या होता है। देखिए ये मेरे कुछ उनको रेस दिखने, रेस तो उनको नहीं दिखे, लेकिन उनको दिखा एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था, किसका, जिंक सल्फाइड का। वो चमकने लगा, ग्लो व्हेन चार्ज पार्टिकल हिट द स्क्रीन, चमकने लगा। ये ऑब्जर्वेशन काफी उनको दिमाग में हिट किया कि एनोड के पीछे कुछ चमक रहा है, यानी कि एनोड के पीछे कुछ
कोलिशन हो रहा है जिसकी वजह से कलर आ रहे हैं फ्लोरोसेंट कोटिंग पे, यानी कि ये रेस कहां से आ रहे हैं, कैथोड के तरफ से आ रहे हैं। तभी इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेस। क्योंकि रेस कैथोड से आ रहे हैं एनोड की तरफ, और ये कैसे पता चला, क्योंकि ये रेस एनोड के पीछे की दीवार पे कोलिशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनमें एक चमक आ रही है, क्योंकि उस दीवार पे हमने जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी थी। तभी उन्होंने देखा जैसे लाइटनिंग से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, वैसे ही उन्होंने कैसे पैदा किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर को बहुत कम किया और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई प्रोवाइड की, और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का और एक इलेक्ट्रोड एनोड का लगाया, और फिर एनोड के पीछे उन्होंने लगाया एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो आपको कि मैम पहले से ही पता था क्या उन्हें एनोड के पीछे चमकेगा? जी नहीं, एक्सपेरिमेंट एक बार में नहीं होता, कई बार में होता है। शुरू में शायद उन्होंने कोई स्क्रीन नहीं लगाया होगा, तो उन्होंने देखा कि उनको ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं मिल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने शायद कैथोड और एनोड दोनों के पीछे लगाया होगा। तो उनको सक्सेस कब मिला, जब उन्होंने एनोड के पीछे लगाया और वहां पे उनको ऑब्जर्वेशन मिला कि वो स्क्रीन एकदम से ग्लो करने लगा। तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। क्योंकि कैथोड से आ रहा था, इनको कहते हैं कैथोड रेज और कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। ये वो प्रिंसिपल था जिसके बेसिस पे सीआरटी टीवी बनते थे। आज से 10 साल 15 साल के लगभग, हम जब छोटे थे तब हम लोग सीआरटी टीवी देखा करते थे। तो जो सीआरटी टीवी का कंसेप्ट और प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस था। तो इसी को बताने वाले कौन थे, सर जे थॉमसन, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो कैथोड रेज के कुछ प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बताए, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज उन्होंने बताए। सबसे पहली प्रॉपर्टी उन्होंने बताई कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ये कैसे पता चला, उन्होंने क्या किया, कैथोड रेज के रास्ते पे एक मेटल शीट लगा दी। तो जब मेटल शीट को लगाया तो देखा मेटल शीट के पीछे एक परछाई बन रही है। अब देखिए, लाइट के सामने अगर आप कोई ऑब्स्टिकल रख दे तो ऑब्स्टिकल के पीछे शैडो बनता है। क्यों? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वहां से ये कंक्लूड हो गया कि भाई कैथोड रेज तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा उन्होंने देखा, दे कॉज मैकेनिकल मोशन ऑफ स्मॉल पिनव्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। पिनव्हील होता है जो चक्री होती है ना, जो मेले में देखने को मिलता है। उन्होंने क्या किया, वैसे एक चक्री टाइप का कैथोड रेज के रास्ते पे रख दिया। तो चक्री के जो प्लेट्स है ना वो घूमने लगे गोल 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 गोल। इसका मतलब कुछ तो उनमें है, कोई मैकेनिकल मोशन देने वाला, काइनेटिक एनर्जी देने वाला कुछ तो उसके अंदर है। दैट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी। उनमें मटेरियल पार्टिकल्स है। किसी चीज को घुमाने के लिए, किसी चीज को मोशन देने के लिए आपके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तब ना आप दोगे। तो ये वहां से कंक्लूड हुआ। They produce fluorescence when they strike the glass wall of the discharge tube। यही तो कंक्लूजन से हमें पता चला कि ये कैथोड रे है, कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड के पीछे जाके कोलाइड कर रहे हैं जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से और उसे ग्लो कर रहे हैं। तो ये भी उनकी एक काबिलियत थी। When they strike metal foil, it becomes red hot and start glowing। यानी जब वो मेटल को ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो मेटल को गर्म कर देते हैं, तो उनमें हीटिंग इफेक्ट भी है। They produce X-rays when they strike metallic target। वो X-rays भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो था कि जे थॉमसन जी से पूछा गया कि भाई आपने बता दिया कि कैथोड रेज होते हैं, ठीक है, अब कैथोड रेज में चार्ज क्या होता है, चार्ज कितना होता है, ये सब भी बताइए। तो उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट फर्दर किए। अब जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो। इन्होंने चार्ज नहीं बताया। कैथोड रेज को पहले उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक और चीज थी कि कैथोड रे को एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरफ डेविएट होता था, पॉजिटिव साइड में, यानी कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव। तभी ये कंक्लूड हुआ इसके अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब ये इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है ये तो बता दिया थॉमसन जी ने। अब चार्ज कितना है, उसका मास कितना है। अब मोशन, जैसे उन्होंने कहा कि ये पिनव्हील को मोशन दे रहा है, काइनेटिक मोशन, मोशन देने वाले में कुछ तो मास होगा, जिसमें मास नहीं वो मोशन तो नहीं दे सकता। तो मास कितना है,
तो वो चार्ज और मास को अलग अलग तो नहीं बता पाए, लेकिन चार्ज बाय मास एक रेशियो जरूर बता दिए। तो उनका एक्सपेरिमेंट का जो भी एनवायरमेंट है, एपरेटस है, उसको समझते हैं। उन्होंने क्या लिया, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया और उसको सामने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लिया। ये मैंने अभी सर्किट को ओपन रखा हुआ है। तो जब सर्किट को क्लोज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी हुई है इसको पहले अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये कहाँ जाके गिरती है, ये 3 स्पॉट है वो देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डालने पे इनका जो रे है वो किस तरफ डेविएट हो रहा है वो देखेंगे, और इसके बाद एक और फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी अप्लाई करेंगे इसी एक्सपेरिमेंटल apparatus पे, और देखना है कि ये जब सर्किट में से करंट फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ तो कहाँ जाता है। अच्छा, एक चीज और समझिए, कैथोड से एनोड की तरफ जब जा रहा है, क्यों जा रहा है, चलिए मैं आपको जरा प्रीवियस वाला एक बार एक्सपेरिमेंट फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखिए, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, क्यों, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लगाया, देखिए कैथोड पे कौन सा चार्ज है, माइनस, और ये कैथोड क्या होते हैं, एक्चुअली मेटल्स होते हैं, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल डाला हुआ है और इस तरफ हमने पॉजिटिव पोटेंशियल डाला हुआ है। इसको जैसे थोड़ी सी एनर्जी मिली विद द हेल्प ऑफ बैटरी, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू कर देगा, और इधर तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा पॉजिटिव की तरफ, और यही इलेक्ट्रॉन्स के रेस को हम क्या कह रहे हैं, कैथोड रेस। इनिशियली पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके अंदर, पूरे बंच को हम कह रहे थे कैथोड रेस। फिर इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो देखा गया ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो रहे हैं, खुद नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन मिल गया इलेक्ट्रॉन का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जे थॉमसन की इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इस टाइप का एक्सपेरिमेंट वो करे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं कि हमने चार्ज बाय मास रेशियो कैसे निकालना है। तो उसके लिए ये आप वीडियो छोटा सा एक देखिए, यहाँ पे सर्किट ओपन है, अभी ये सर्किट क्या होगा, क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हुआ तो करंट देखिए कैथोड से होते हुए एनोड में गया, और कौन सा ब्लिंक किया, फर्स्ट में ब्लिंक किया था ये वाला, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये ब्लिंक किया, फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उस पूरे अरेंजमेंट के ऊपर तो ये साइड में ब्लिंक कर रहा है। फिर से देखिए सर्किट मेरा क्लोज हुआ, अभी ना मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बीच वाले पॉइंट पे आया, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो फिर मेरा डेविएट हो गया पॉजिटिव प्लेट की तरह। अब हम लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, फिर जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये डेविएट हो जा रहा है बी की तरफ, और ये मेरा क्या है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। अब उन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से पहला केस बी वाला मिला, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तब ये सीधा किस पे आ रहा था, बी। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, फिर दोनों को इस तरीके से बैलेंस किया, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस को इस तरीके से मैनेज किया कि दोनों फील्ड को लगाने के बावजूद भी करंट किस में आएगा, करंट इंडिकेट करेगा इसी पॉइंट पे आके गिर के, करंट का जो पाथ होगा, ये जो रे होगा वो इसी पॉइंट पे आके गिरेगा, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब भी यहाँ पे आ रहा था। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा के भी उसको ऐसे बैलेंस करेंगे कि ये बी पे आए। फिर हमने नहीं सॉरी जे थॉमसन जी ने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया कि उनको चार्ज बाय मास रेशियो यहाँ से मिल गया। आई होप इट इज क्लियर। हमको इसमें नहीं जाना है कि कैसे उन्होंने कैलकुलेशन किया, बस इतना समझना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब कौन सा पॉइंट ग्लो किया, बी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तब ग्लो किया ए, जब मैग्नेटिक फील्ड था तब ग्लो किया बी। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करके इस तरीके से सेट किया कि मेरा ग्लो करे केवल बी। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके उन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया। पहला डेटा है ई बाय मास, चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो। तो रेशियो का वैल्यू क्या है, ये आपके बहुत काम की है, आपको याद करना पड़ेगा, -1.758820 10 to the power 11 कूलम पर केजी, बहुत काम की चीज है।
दूसरी उन्होंने कहा कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, हमने पहले ही समझ लिया है। E by m is constant वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है। उन्होंने अलग अलग तरीके से चार्ज और मास तो नहीं बताया, लेकिन जो रेशियो बताया ना, ये फर्दर अभी हम देखेंगे, इसी रेशियो के बेस पे हमने फिर चार्ज का सही, इलेक्ट्रॉन का सही चार्ज और इलेक्ट्रॉन का सही मास हमने कैसे कैलकुलेट किया। चलिए इसको देखते हैं। तो ये किसने किया था? मिस्टर आर ए मिल्कन ने। आर ए मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या क्या कैलकुलेट किया। तो उन्होंने पहले एक ऐसा बॉक्स टाइप का लिया जिसमें 2 होल्स क्रिएट किए। यहाँ पे उन्होंने एक टेलीस्कोप लगाया और यहाँ पे उन्होंने एक स्प्रेयर लगाया, ऐसा एक स्प्रे, जैसे कि हमारे घर में परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, स्प्रेयर टाइप का। इस चीज को दबाएंगे तो इसके अंदर जो चीज होता है वो स्प्रे होके यहाँ से निकलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्लेट ऊपर लिया, एक प्लेट नीचे लिया। ऊपर वाले प्लेट पे एक होल क्रिएट किया और इस तरफ भी एक होल क्रिएट किया जिसमें से वो एक्स रेज को पास कर सके, और दोनों मेटेलिक प्लेट को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, एक को कैथोड बना दिया, एक को एनोड बना दिया। अब यहाँ से क्या आपका स्प्रे होने वाला है? ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को उन्होंने स्प्रे किया और फिर ये जो पिन होल का डायमीटर उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया कि इसमें से ये जो स्प्रे होने वाले जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है एक एक करके यहाँ से निकले, और जैसे एक एक करके गिरेंगे इस पे एक्स रेज गिरने वाले हैं। तो ऑयल ड्रॉप क्या होता है, इजीली चार्ज को होल्ड कर लेता है। जैसे बचपन में क्लास 7 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ाया गया था कि आप सर में अच्छे से खूब से तेल लगाइए, फिर कंघी कीजिए, फिर उस कंघी को क्या कीजिए, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास रख दीजिए, तो देखिएगा पेपर को कैसे वो कंघी अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज बहुत इजीली सेटल डाउन हो जाता है ऑयल ड्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पे जो अब मेरे ऑयल ड्रॉप्स है इस पे क्या हो गया, एक्सरे आ गया, तो एक्सरे इस पे चार्ज आने लगा। फिर टेलीस्कोप व्यू से हमने इसको स्टडी किया, और इसको स्टडी करने के बाद क्या पता चला, ये जो ऑयल ड्रॉप्स जितने भी है इन पे जो चार्ज है, ये सारे चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल है, किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, एनी, आप मन से कोई भी सोचे, क्या ये गलत होगा अगर मैं बोलूं कोई भी इवन नंबर इज अ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 2, यानी कि पूरे इवन नंबर के सेट का सबसे छोटा नंबर 2 है, तो इवन नंबर कोई भी हो वो 2 का ही मल्टीपल है। उसी तरीके से ये जो ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज है, वो चार्ज क्या निकला, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 1.6 10 to the power -19, यानी सबसे छोटा चार्ज क्या है, 1.6 10 to the power -19, और इसी को आर ए मिलिकन ने कहा यही है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहां से उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। फिर देखिए मास कैसे उन्होंने निकाला। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे जे थॉमसन ने चार्ज बाय मास रेशियो दिया था ना, उसका इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर लिख दिया, अभी अभी जो कैलकुलेट किया, नीचे चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का लिख दिया। तो यहाँ से हम अगर कट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितना आएगा, 9.1094 इंटू 10 to the power -31 kg। तो हो गया हमारा सॉल्व प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी भी हमने समझ लिया, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता चल गया। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का कहानी कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन। तो इसको बताने वाले कौन थे, ई गोल्डस्टीन, ईग्विन शायद से उनका नाम था, ईग्विन गोल्डस्टीन। इन्होंने क्या किया, जो जे थॉमसन ने किया वही एपरेटस उन्होंने उठाया, बस एक चेंज उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो कैथोड लिया उसमें बड़े बड़े छेद वाले कैथोड का इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप्स है कैथोड के, इसमें बड़े बड़े छेद वाले ले लिए। बाकी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, बाकी उन्होंने वही वैक्यूम पंप लगाया, उनमें एयर प्रेशर कम किया, पोटेंशियल डिफरेंस को काफी हाई रखा, दो
मेटल स्ट्रिप लिया, एक कैथोड और एनोड, पीछे ग्लोइंग स्क्रीन किसके रखा, एनोड के पीछे, जैसे कि जे थॉमसन ने रखा था। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एनोड के पीछे भी लगा दिया और कैथोड के पीछे भी लगा दिया और कैथोड में बड़े बड़े छेद कर दिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हमने करंट फ्लो किया तो रेस तो एज यूजुअल जो कैथोड के रेस थे एनोड से जा रहे थे कैथोड की तरफ, कैथोड से जा रहे थे सॉरी एनोड की तरफ, और एनोड का पीछे का स्क्रीन ग्लो कर रहा था, बट साथ में कैथोड के पीछे का स्क्रीन भी ग्लो कर रहा था। भाई ऐसा तो जे थॉमसन के टाइम पे नहीं हुआ था, उनके टाइम पे तो बस यही ग्लो किया था, अब क्यों ये ग्लो कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई कैथोड की तरफ भी रे जाती है, भाई एनोड की तरफ भी रे जाती है, ठीक है, कैथोड की तरफ भी रे जाती है, एनोड की तरफ भी रे जाती है, क्योंकि ये एनोड से ये वाली जो ब्लिंकिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, कैथोड रे। इसका रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ये जो यहाँ पे ग्लो हो रही है किसकी वजह से, कैथोड रे की वजह से हो रही है, ठीक है, एनोड के पीछे ग्लो होगी कैथोड रे की वजह से, और एनोड के कैथोड के पीछे ग्लो किसकी वजह से होगी, एनोड रे की वजह से। अब गोल्डस्टीन ने कहा कि भाई कैथोड रे के साथ साथ एनोड रेस भी होता है, ठीक है, एनोड रेस भी होता है। तब उनसे कहा गया तो भी आप भी प्रूफ कीजिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, जैसे कि ये कैसे चलता है, क्या ये काइनेटिक मोशन देता है, जैसे कि कैथोड्स ने जो जो प्रूफ किए गए थे जे थॉमसन के जरिए। तो उन्होंने कोशिश किया लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने वो जो कंक्लूजन दिया था वो गलत था। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको समझते हैं हो क्या रहा है। ये मेरा क्या है, कैथोड है, जो क्या है एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज है, एनोड की तरफ ही जाएगा, पीछे टकराएगा, ग्लो करेगा, फाइन। अब हमने क्या है इसके अंदर कुछ गैस लिए थे, ठीक है, अब उस गैस में हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा गैस को निकाल दिया, लो प्रेशर कर दिया, बट गैस अभी भी है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टकराएंगे। जब ये इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भागेंगे तो जरूर धक्का मुक्की होगा, कोलिजन होगा। तो जैसे ही टकराएंगे ना तो इसमें से भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव स्पीशीज बन जाएगा, और पॉजिटिव स्पीशीज किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। तो कैथोड की तरफ भागेगा और पीछे जाएगा और स्क्रीन को ग्लो करेगा। तो एक्चुअली एनोड रेज नहीं होते हैं, कैथोड रेज ही होते हैं, लेकिन कैथोड रेज जब ट्यूब के अंदर गैसियस एटम से टकराते हैं तो गैसियस एटम को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव स्पीशीज, जिसे हम कहते हैं कैटायन, और कैटायन अट्रैक्टेड होता है टूवर्ड्स द कैथोड। तो कैथोड के पीछे जाएगा, उसी स्क्रीन को टकराएगा और उसको ग्लो कर देगा। तो यहां से ये कंक्लूजन हो गया कि भाई पॉजिटिव भी स्पीशीज है हमारे एटम के अंदर। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा गया। तो एटम आल्सो कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन वाला मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहा है तो पॉजिटिव वाला भी डेविएट होगा। इसका भी मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ, इट विल बी बेटर, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होगा। The deflection is very little when compared to the deflection of cathode ray. कम है, but deflection होगा। Next is that the deflection of the anode rays depend on the nature of the rays in the discharge tube. अब पिछले पिक्चर पे वापस चलते हैं। अब देखिए अलग अलग एटम गैसेस के हम अगर लेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हीलियम का लेते हैं, हीलियम He2 में कितने होते हैं, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन की जो सेना थी धक्का मार के इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो ये क्या बन गया He2+, यानी इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2। अब हीलियम से भारी कुछ लीजिए तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और बढ़ जाएगी। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ये अट्रैक्शन फील करेगा टूवर्ड्स द कैथोड। यानी कि ये जो हम प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं ना, कितना डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमने गैस क्या लिया है। लेकिन कैथोड रे ट्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेटेलिक स्ट्रिप के अलावा
गैस क्या ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपका मेटेलिक स्ट्रिप अच्छा मेटल है, इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन की बारिश होगी और वो दौड़ेगा एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है कैथोड रेज एंड एनोड रेज के बीच में। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 to the power -19 कूलम। बस आगे लग जाएगा इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का होगा तो नेगेटिव। अब मास कैसे निकालें? देखिए, हीलियम से भी हल्का कौन है? हीलियम एक हल्का गैस है, उससे भी हल्का कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? कैथोड रेज के धक्के से निकल गया, तो हाइड्रोजन में क्या बचा? एक प्रोटॉन। सो दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के कैटायन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। सो व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज नथिंग बट द कैटायन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको मास ऑफ प्रोटॉन अगर निकालना है तो पूरे हाइड्रोजन एटम का मास ले लेते हैं। तब तक हाइड्रोजन का डिस्कवर, उस पर काफी एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, तो उसका मास भी पता चल चुका था। एक इलेक्ट्रॉन का भी मास हमने निकाल लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो हमने निकाल दिया, तो बचा क्या? एक प्रोटॉन, उसका भी मास निकल गया। 1.67 × 10⁻27 kg हो गया हमारा एनोड रेज के जरिए प्रोटॉन का आविष्कार। अब लास्ट बचता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को बताने वाले थे जेम्स चैडविक। एक्चुअली जिस टाइम पे जेम्स चैडविक ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, उनका इंटेंशन था अल्फा रेडिएशन को स्टडी करना। आगे भी हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स पे काफी एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस एरा में। तो अल्फा पार्टिकल को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि दे आर वेरी कार्कोजेनिक इन नेचर, तो उसको कैसे रोका जाए, तो उसी को स्टडी करते करते उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। तो कैसे क्या देखते हैं। अल्फा पार्टिकल इसके अंदर रखा, जैसे कि आप पोलोनियम जैसा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लीजिए, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल एग्जिबिट करते रहते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो कंटिन्यूअसली वो एक न्यूक्लियस ऑफ हीलियम के बराबर चीजों को निकालते रहते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूअसली निकल रहा है। फिर उनके सामने उन्होंने क्या रख दिया? एक बेरिलियम के मेटल का एक दीवार। फिर उन्होंने रख दिया थोड़ी दूर पे एक वैक्स की दीवार, और लास्ट में रख दिया एक डिटेक्टर, जो कि डिटेक्ट करे कि जो आने वाले बंदे हैं वो क्या है, उनमें चार्ज क्या है। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट शुरू हो गया बेरिलियम पे। तो बेरिलियम पे अगर जैसे आप पे अगर आपके वजन का कोई धक्का देगा तो आप गिर जाओगे, या फिर आपके हाथ से सामान छूट जाएगा। उसी तरीके से जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के मेटल स्ट्रिप को बम्बार्ड करेगा, तो बेरिलियम के भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स निकल के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन जब डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो उनको सिर्फ प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज मिले, और जो दूसरा है उसका कोई चार्ज ही नहीं मिला। तब जेम्स चैडविक ने कहा कि एटम में जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही एक और स्पीसीज है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल से नाम आया न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया, और इस चीज को बताने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सपेरिमेंट किया था, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चले कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं कि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, किसी भी तरफ नहीं जा रहे थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड करके क्या बताया कि न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है, और इन्हीं तीनों से हमारा क्या बनता है? एटम। तो यहाँ से हम आ जाते हैं समरी पे, कि हमने क्या क्या अभी तक सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर होते हुए देखा। इलेक्ट्रॉन बताने वाले कौन थे? सर जे थॉमसन। उसका चार्ज कितना था? -1.6 × 10⁻19 कूलम, और उसका मास भी हमको बताया, और उसका सिंबल है E-। फिर प्रोटॉन डिस्कवर करने वाले थे ई गोल्डस्टीन, जिसका चार्ज सेम है इलेक्ट्रॉन की तरह, बस प्लस हो जाएगा, और उसका मास भी बताया, और इसका सिंबल होता है P+। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चैडविक, जिसका चार्ज उन्होंने बताया 0, और उसका मास भी उन्होंने कैलकुलेट किया, और इसका सिंबल है N। अब रिलेटिव चार्ज क्या होता है? इन चार्ज को सबसे छोटे चार्ज से डिवाइड कीजिए। अब ये 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कीजिए, तो रिलेटिव चार्ज यानी कि रेशियो। तो देखिए 1 1 0। तो फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ गया? 1। प्रोटॉन पे कितना आ गया? 1। और न्यूट्रॉन पे 0। वही तरीके से मास का भी आप रिलेटिव निकालोगे ना, तो आपको देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन हो जाएगा? सबसे छोटा नंबर अप्रोक्सीमेटली आपको इन दोनों का सेम ही है। कोई भी एक नंबर से डिवाइड करो
तो इसके लिए भी 1 आएगा, इसके लिए भी 1 आएगा, इसके लिए 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या है 0, प्रोटॉन का हो गया 1 और न्यूट्रॉन का हो गया 1। इसीलिए एटॉमिक मास के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का मास तो होता ही नहीं है, इट इज नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रीवियस चैप्टर का अगर आपको लेक्चर देखना है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आई बटन को क्लिक करके जरूर से पूरा चैप्टर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय संघमित्रा चक्रवर्ती। सी यू इन नेक्स्ट lecture of atomic structure.